ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग इतिहास का 7वां पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 7वां पाठ खेल और इतिहास, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। हमको पता है कि जो हमारा बचपन है वो पूरे खेल में गुजरता है। मतलब हमारे कोई भी बच्चे के लिए खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये खेल है क्या? खेल क्या जरूरी है? खेल की कृति क्या है? खेल का मतलब क्या है? इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले कि खेल की डेफिनेशन क्या है, खेल की परिभाषा क्या है, ये बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले खेल की डेफिनेशन, खेल की परिभाषा हम लोग समझेंगे कि मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से जो कृति की जाती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे खेल कहा जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मनोरंजन हो रहा है कि मनुष्य जो है अपने दैनंदिन जीवन में अपने कामों से बहुत अच्छी तरह से ऊब जाता है। ऊब जाता है मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है अपने काम धंधे से, रोजाना की जिंदगी से। जो परेशान हो जाता है तो वो क्या करता है? वो कोई खेल खेलता है या कोई खेल देखता है। मतलब खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। और खेल की परिभाषा ये है कि मनोरंजन और शारीरिक दृष्टि से की जाने वाली कृति को क्या कहते हैं? खेल कहते हैं। अब बच्चों, हमको ये समझना जरूरी है कि खेल के प्रकार कौन से हैं। तो हमको खेल के प्रकार समझना भी बहुत जरूरी है। और खेल का महत्व हमारे जीवन में क्या है, ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो खेल का हमारे जीवन में महत्व क्या है बच्चों? ये तुमको चार्ट में दिखाई दे रहा है कि हमारे जीवन में खेल का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व है बच्चों मानसिक धैर्य। हमको खेल से हमारे अंदर एक प्रकार का मानसिक धैर्य, साहस, हिम्मत निर्माण होती है कि मनुष्य जब खेल खेलता है तो एक हिम्मत के साथ खेल खेलता है। जैसे कि हम कबड्डी खेल रहे हैं, तो कबड्डी जब हम खेल खेल रहे हैं तो इसमें हिम्मत की जरूरत होती है। कुश्ती खेल खेल रहे हैं तो इसमें एक हिम्मत की जरूरत होती है। उसी के साथ साथ जीवटता, एक मनुष्य के अंदर एक प्रकार से क्या होती है? जीवितता आती है, जीवितता आती है। जीवटता मतलब क्या बच्चों? जीवटता मतलब क्या? कि मनुष्य के अंदर क्या आती है? एक प्रकार से कोई भी खेल को समझने की संयम क्षमता आती है कि चिकट के रहने का। अब हम क्रिकेट देखते हैं कि बहुत लंबा स्कोर है, लेकिन फिर मारने की धुन में हम आउट हो जाते हैं। तो प्लेयर के लिए क्या किया जाता है? नहीं, पहले हम अच्छी तरह से उसको खेलो, उसके बाद हम अगर शॉट मारेंगे तो हमारे रन जरूर बनेंगे। तो इस प्रकार की जीवटता आती है। और ताजगी, और क्या आती है बच्चों? ताजगी, कि खेल हमारे जीवन में ताजगी लाता है। एक प्रकार से मन प्रफुल्लित होता है। मनुष्य का मन जो है प्रफुल्लित होता है। स्फूर्ति, हमारे अंदर बॉडी के अंदर स्फूर्ति आती है, एक प्रकार की ताजगी आती है। हम सतर्क रहना सीखते हैं। उसी के साथ साथ आता है बच्चों, पांचवा है सहयोग, कि मनुष्य के अंदर एक प्रकार की सहयोग की भावना आती है। मनुष्य के अंदर एक प्रकार की क्या आती है? सहयोग की भावना आती है कि हम सहयोग किस प्रकार से करें। एक टीम, हम बोलते हैं ना कि ये टीम है, कि हमको क्रिकेट जो है एक ही प्लेयर के भरोसे हम क्रिकेट का मैच जीत नहीं सकते। हमको क्या होती है? एक सहयोग हो, एक टीम वर्क होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कबड्डी का जो खेल है बच्चों, वो एक प्लेयर के भरोसे हम जीत नहीं सकते। सबका सहयोग उसके अंदर होना जरूरी है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है बच्चों कि हमारे शरीर का व्यायाम होता है। छठवा है खेल का महत्व, हमारे शरीर का व्यायाम। हमारे शरीर का व्यायाम होता है, इससे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी की कसरत होती है, हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, चतुराई आती है, एक प्रकार की हमारे अंदर कॉन्फिडेंस निर्माण होता है और हमारे शरीर का व्यायाम होता है। उसी के साथ साथ बच्चों, सातवां जो गुण है वो है नेतृत्व गुण। क्या आता है? नेतृत्व गुण इसके अंदर बहुत आता है, कि नेतृत्व गुण इसके अंदर बहुत जरूरी है। नेतृत्व क्षमता इसके अंदर आती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर आगे देखें हम लोग। अब आगे देखेंगे खेल का प्रकार। तो एक स्क्रीन बच्चों मैं तुमको शेयर करता हूं, खेल के प्रकार में हमको समझ में आता है। ठीक है, ये स्क्रीन हमने देखे थे। खेल का महत्व मानसिक धैर्य, जीवटता, ताजगी, स्फूर्ति, सहयोग, व्यायाम और नेतृत्व गुण। अब ये स्क्रीन में तुमको खेल के प्रकार के बारे में थोड़ी जानकारी हम देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे के भाग में हम खेल के प्रकार, तो देखो बच्चों, खेल के दो प्रकार बताए गए हैं। खेल के कितने प्रकार बताए गए हैं? दो प्रकार बताए गए, एक घरेलू खेल, एक मैदानी खेल।
जो खेल घर के अंदर बैठकर खेले जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? घरेलू खेल कहा जाता है। जो हम घर के अंदर बैठते हैं, जैसे कि शतरंज हो गया, ताश हो गया, कैरम हो गया, पासे वाले खेल हो गया, कौड़िया वाले खेल हो गया, ये सब क्या है? हम बैठकर खेलते हैं। ये घरेलू खेल है, ये घर में बैठकर हम लोग एक साथ खेलते हैं। दूसरा है मैदानी खेल, जिसको ग्राउंड की जरूरत पड़ती है बच्चों। किसकी? ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि ग्राउंड की जरूरत किसको-किसको पड़ती है? जिसमें लंगड़ी, कबड्डी, खो-खो, आटा-पाटा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, पोलो, ये सब क्या है? ये ये घरेलू के ये मैदानी खेल है। इसके लिए एक मैदान की जरूरत होती है। ये हम घर में बैठकर एक रूम में बैठकर हम ये खेल खेल नहीं सकते। क्रिकेट हम खेल सकते हैं कि नहीं? उसी के साथ-साथ बच्चों क्या होता है कि इसमें देशी खेल और विदेशी खेल होते हैं। इसी के साथ-साथ इसमें क्या हो रहा है? देशी खेल। अब ये मैदानी खेलों के अंदर 2 भाग विभाजित किए गए। एक देशी खेल, एक विदेशी खेल। अब देशी खेल कौन से? जो हमारे देश के अंदर जन्म हुए हैं, जैसे कि लंगड़ी, कबड्डी, आटा-पाटा, खो-खो, ये आदि खेल क्या है? देशी खेल है। मैदानी खेल है, लेकिन क्या है? ये देसी खेल है। और उसके बाद विदेशी खेल जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, ये खेल क्या है? विदेशी खेल माने जाते हैं। ये कौन से खेल माने जाते हैं बच्चों? विदेशी खेल। मतलब खेलों के प्रकार हम समझ लिए, एक घरेलू खेल और एक मैदानी खेल। जो घर के अंदर बैठकर खेल खेले जाते हैं, वो घरेलू खेल। और मैदानी खेलों में 2 खेलों का समावेश होता है, एक देसी खेल, एक विदेशी खेल। देसी खेल जिसमें होता है लंगड़ी, कबड्डी, आटा-पाटा, खो-खो, ये खेलों का समावेश होता है। और विदेशी खेल जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो आदि खेलों का समावेश होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को? फिर आगे देखते हैं हम लोग। मैं दूसरी स्क्रीन तुमको शेयर करता हूँ। ठीक है? तो बच्चों, अब हम लोग अपना जो महत्वपूर्ण प्रकरण है, महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा है? खिलौने और इतिहास। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने अभी सिंहावलोकन किया है कि हमने समझा है कि खेल का महत्व क्या है, खेल के प्रकार क्या है। तो अब हम लोग जो है, जो इस पाठ का जो भाग है 7.5 खिलौने और इतिहास, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों देखो, खेल खेलने के लिए खिलौनों की जरूरत महसूस होती है। बिना खिलौनों के हम खेल खेल नहीं सकते। बिना खिलौनों के हम खेल खेल नहीं सकते बच्चों, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। कि हम देखते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि कोई भी खेल अगर जब हम खेल रहे हैं, कोई भी खेल हम खेल रहे हैं तो उसके लिए क्या होती है? खिलौनों की ज़रूरत महसूस होती है। और बच्चों अक्सर घर में जो होते हैं कि खिलौने हमारे घर में बहुत ज़्यादा खिलौने हमको दिखाई देते हैं। बहुत से खिलौने। तो हम इस खिलौनों का इतिहास और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों देखो, खिलौनों के माध्यम से इतिहास और तकनीकी विज्ञान पर प्रकाश पड़ता है। खिलौनों के माध्यम से कि इतिहास और उसकी तकनीकी, उसकी टेक्नोलॉजी और विज्ञान के ऊपर प्रकाश पड़ता है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का बोध होता है और खिलौनों को देखकर हमारे देश का धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में दीपावली में मिट्टी के किले, गढ़ बनाने की लंबी परंपरा है। अब देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र में हैं, हम देखते हैं कि दिवाली का पर्व आ रहा है, दिवाली का अभी सीजन आने वाला है, दिवाली का त्योहार आने वाला है। इस समय पर घर में हर बच्चों के घर में क्या होता है, छोटे-छोटे किले बनाए जाते हैं, गढ़ बनाए जाते हैं, जिसे मराठी की लोकल भाषा में घरौंदा कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों उसे? घरौंदा कहते हैं। मराठी की लोकल भाषा मतलब हमारे महाराष्ट्र की लोकल भाषा में उसे घरौंदा कहा जाता है। ये किले बनाने की परंपरा है और गढ़ अब ये गढ़ का निर्माण कैसा हुआ? कि हमको पता है बच्चों कि महाराष्ट्र के आद्य दैवत हिंदी स्वराज्य संस्था के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने हिंदी स्वराज्य की स्थापना की है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए जिस प्रकार वो एक किले रहते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर जिस प्रकार के किलों के ऊपर उनका अधिकार था, उसी प्रकार के किलों को दर्शाने के लिए, एक उत्सव मनाने के लिए ये बच्चों के लिए क्या बनाए जाते हैं? किले बनाए जाते हैं, गढ़ बनाए जाते हैं। उसे घरौंदा भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है? देखो, इन मिट्टी के किलो गढ़ों पर छत्रपति शिवाजी महाराज उनके सहयोग की प्रतिमाएं रखते हैं। इन किलों पर जो छोटे-छोटे बच्चे के लिए खिलौने बनाए जाते हैं, गढ़ बनाए जाते हैं, इसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों को क्या है? प्रतिमाएं रखते हैं। महाराष्ट्र का इतिहास जिन किलों और गढ़ों के कारण निर्मित हुआ, उस इतिहास का स्मरण करने का ये माध्यम है कि महाराष्ट्र का इतिहास इन गढ़ों के माध्यम से, इन किलों के माध्यम से ही निर्मित हुआ है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी हम पुणे जिले में देखेंगे, सातारा जिले में देखेंगे, मुंबई में भी देखेंगे, बहुत से ऐसे गढ़ हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय ही पर ही बने गए, ज्यादा से ज्यादा।
तो उनका स्मरण करने के लिए गढ़ बनाए जाते हैं, ये किले बनाए जाते हैं। उसी के साथ-साथ बच्चों ऐसे खिलौने भी हैं, हम देखते हैं सिंधु संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, ईस्वी सन पूर्व 1500-2000 साल पहले सिंधु संस्कृति का जब विकसित थी, जब उसका उत्खनन किया गया, सर्जन मार्शल के नेतृत्व में, जब उसका उत्खनन हुआ तो बहुत से खिलौने वहाँ पर प्राप्त हुए। वहाँ पर गुड़िया प्राप्त हुई है, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है और इस प्रकार के खिलौने भी वहाँ पर तैयार हाथी के दाँत की बनी हुई मूर्ति उसमें तैयार हुई है, खिलौने उसमें मिले हैं। तो हम देखते हैं खिलौनों का इतिहास बहुत प्राचीन है, सिंधु संस्कृति के समय से चले आ रहा है। उसी के साथ-साथ इटली में भी एक हस्ती दंत की गुड़िया पाई गई है। जो इटली में है, वो हाथी का हस्ती दंत मतलब हाथी के दाँत की बनी हुई गुड़िया पाई गई है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग आगे। इटली के पपोई शहर में हुए उत्खनन में एक भारतीय हस्ती दंत से बनाई गई गुड़िया पाई गई है। ये भारतीय हस्ती दंत, भारतीय भारत के हस्ती दंत से बनी हुई क्या है? गुड़िया पाई गई। कहाँ पर? इटली के पपोई शहर में। यह गुड़िया पहली शताब्दी की होनी चाहिए और बच्चों कितनी साल पुरानी है, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कितने साल पुरानी है ये? ये कितने साल पुरानी है? ये ईस्वी सन पहली शताब्दी में है। ये कितनी है? ईस्वी सन पहली शताब्दी में ये गुड़िया बनी हुई है। ठीक है? तो आगे हम लोग देखने की शुरुआत करते हैं बच्चों। आगे हम देखने की शुरुआत करते हैं कि ये जो गुड़िया है, ये कौन-सी शताब्दी से है? ये पहली शताब्दी में बनाई गई है। ठीक है बच्चों? फिर आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यह गुड़िया पहली शताब्दी की होनी चाहिए, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। ये इतिहासकारों का अनुमान है कि इटली में जो हस्ती दंत से बनी हुई गुड़िया है, जो भारतीय रंग रूप में ढली है, वो पहली शताब्दी की है। इसके आधार पर भारत और रोम के बीच चलने वाले संबंधों का अनुमान किया जा सकता है और इसके आधार पर ये निर्णय लगता है कि देखो, रोम मतलब इटली की राजधानी, इटली का शहर है। इटली का जो शहर है रोम, इसके साथ जो है भारत का व्यापार चलता था, संबंध चलता था ईस्वी सन पहली शताब्दी में। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। इस रूप में उत्खनन में पाए गए खिलौने प्राचीन समय के विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। इसमें पारस्परिक संबंधों पर क्या होता है? प्रकाश डाला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? आप लोग हम जो 7.6 है खेल और साहित्य फिल्में, इसके बारे में बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे। खेल और साहित्यिक और फिल्में कि खेल से कौन से साहित्य संबंधित साहित्य, खेल के संबंधित साहित्य कौन से हैं, उनकी फिल्में कौन सी है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बच्चों छोटी भाषा में हम देखेंगे कि फिल्मों के बारे में तो सभी को नॉलेज है, सभी को जानकारी है। फिल्मों के बारे में सभी छोटे, बड़े, बूढ़े जो भी है, वो सब खेलों के माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं। अब खेलों के इतिहास के ऊपर, खेल के ऊपर बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई गई है, जो फिल्मों का उदाहरण मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर एक चार्ट में हमको दिखाई दे रहा है, भाग मिल्खा भाग। अब भाग मिल्खा भाग बच्चों ये क्या है? ये कौन-सी फिल्म है? इसके माध्यम से हमको समझ में आता है कि ये एक भाग, भाग का मतलब है रनिंग, रेसिंग और जो हमारे देश में जो ओलंपिक विजेता है, एशिया ओलंपिक विजेता है, जिन्होंने दौड़ में अपना बहुत नाम कमाया है, मिल्खा सिंह, कि इनके ऊपर ये फ़िल्म बनाई गई। उनका जीवनचर्या कैसी थी? उस समय का इतिहास, कि उस समय पर लोगों का रहन-सहन कैसा था? खेलों के प्रति लोगों की रुचि कैसी थी? खेल को किस प्रकार से लोग मान-सम्मान देते थे? ये फ़िल्म देखने के बाद हमको पता चलता है। उनकी जीवन रेखा, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी भौगोलिक परिस्थिति क्या थी उस समय की, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसी के साथ-साथ दूसरी फ़िल्म है बच्चों, जो चार्ट में तुमको दिखाई दे रही है, मेरी कॉम। अब मेरी कॉम ये बहुत ही एक स्त्री के जीवन पर आधारित है, किस प्रकार वो बॉक्सिंग में अपनी प्रगति की है, किस प्रकार से बॉक्सिंग में उसने अपनी प्रगति की है, किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया है, इसके बारे में हमको इस मैरी कॉम के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद बच्चों एक देखें दंगल, या जहाँ तक मेरा कहने का मतलब है कि दंगल ये एक ऐसी ऐतिहासिक फ़िल्म है कि जिसको सभी बच्चों ने अच्छी तरह से 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 4-4 बार देखे हैं। देखे कि नहीं देखे बच्चों? अब मुझे पता है कि सभी ने बहुत अच्छी तरह से ये फ़िल्म को देखे हैं। इसको हमको अब ये किसके बारे में है? बच्चों जो बहुत हरियाणी पहलवान हैं, जो फोगाट, महावीर फोगाट है, इनकी जीवन पर आधारित ये फ़िल्म है। जिनका सपना था कि वो ओलंपिक में पदक जीते, लेकिन वो जीत नहीं पाए। किस प्रकार से उन्होंने भारत को ओलंपिक पदक जिताने के लिए अपनी लड़कियों को कुश्ती के क्षेत्र में डाला, जिस समय पर औरतें महिलाओं को, ये महिला प्रधान फ़िल्म है बच्चों। इससे पता चलता है कि महिलाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। ये नारी शक्ति का प्रदर्शन करती है फ़िल्म।
ये उस समय की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि हमको दिखाई देती है कि उस समय पर महिलाओं के लिए किस प्रकार से खेल को वर्जित किया जाता था, बाहर निकलने के लिए किस प्रकार बंधन थे, और ये बंधनों को तोड़कर जो गीता फोगाट, बबीता फोगाट थे, इन्होंने आगे बढ़े हैं और देश का नाम रोशन किया है। किससे, कौन से क्षेत्र में? कुश्ती के क्षेत्र में ओलंपिक पदक उन्होंने दिलाया है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी फिल्म के बारे में, धोनी अनटोल्ड स्टोरी। धोनी अनटोल्ड स्टोरी बच्चों, ये देखो, हमको पता है कि भारत ने जो है क्रिकेट के क्षेत्र में कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। कितने वर्ल्ड कप जीते? 2 वर्ल्ड कप। पहला वर्ल्ड कप कपिल देव के नेतृत्व में सन 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप लाया था। उसके बाद 2011 में हमारे जो महान कैप्टन है, कैप्टन कूल जिसे कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी, इनके नेतृत्व में 2011 में श्रीलंका को हराकर भारत ने वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा किया है। तो धोनी किस प्रकार से क्रिकेट में आया, उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, भौगोलिक स्थिति कैसी थी, ऐतिहासिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में सब फिल्म के माध्यम से हमको पता चलता है। मतलब साहित्य, फिल्मों का कितना बड़ा योगदान है इतिहास के क्षेत्र में, हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग इसका पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो, खेल और उससे जुड़ा साहित्य ये नवीन ज्ञान शाखा है। खेल और उससे जुड़ा जो साहित्य है, ये एक नवी ज्ञान शाखा मानी जाती है। खेलों से संबंधित पुस्तकें, कोशों को नए-नए से बनाया जा रहा है। खेलों से संबंधित पुस्तकें और कोशों को नए-नए से बनाया जा रहा है। जो खेल से संबंधित पुस्तकें हैं, जो कोश है, इसको नए संबंधित क्षेत्र के हिसाब से बनाया जा रहा है। अभी-अभी मराठी भाषा में मलखम का इतिहास प्रकाशित हुआ है। बच्चों, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, एक किताब प्रकाशित हुई मलखम। अब मलखम ये मतलब क्या है? बच्चों, एक बहुत बड़ा खंभा बनाया जाता है, वो मलखम में किस प्रकार से चढ़ा जाता है, सेहत के लिए, अपने व्यायाम के लिए किस प्रकार से जरूरी है, ये इसके लिए एक प्रदर्शन रखा गया है। एक पुस्तक इसके लिए प्रकाशित हुई है। व्यायाम पर कोश पाया जाता है, व्यायाम पर एक प्रकार से कोश, साहित्य पाया जाता है। खेल विषय पर निरंतर कलम चलाने वाली षटकार नामक पत्रिका का पहले प्रकाशन हो चुका है। खेल विषय पर निरंतर कलम चलाने वाली, मतलब खेल के बारे में जानकारी देने वाली षटकार नामक पत्रिका पहले से प्रकाशित हो रही है। अंग्रेजी में खेल विषय से संबंधित साहित्य विपुल मात्रा में पाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंग्रेजी में बच्चों, अंग्रेजी में खेल साहित्य के लिए विपुल साहित्य उपलब्ध है। खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विपुल साहित्य उपलब्ध है, जिसका अब मराठी और हिंदी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से लेखन किया जा रहा है। खेल पर लगातार प्रसार करने वाले अनेक चैनल दूरदर्शन पर है। अब दूरदर्शन चैनल देखते हैं बच्चों, डीडी स्पोर्ट, ये खेल के लिए प्रसारित है। और ऐसे कुछ चैनल बनाए गए जो सिर्फ खेलों को बताते हैं, जैसे कि डीडी स्पोर्ट हो गया, स्टार क्रिकेट हो गया, ईएसपीएन हो गया, नील चैनल हो गया, टेन स्पोर्ट हो गया। ये जो चैनल है सिर्फ क्या बताते हैं? खेलों के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने के लिए, खेलों के प्रति लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा करने के लिए इस चैनलों का निर्माण किया गया। और ये चैनल जो है सिर्फ क्या बताते हैं? खेल बताते हैं। और जो दूरदर्शन जो पहले से भारत में चलता था, दूरदर्शन ने भी अपना एक स्पेशल चैनल निकाले, वो डीडी स्पोर्ट। कभी डीडी स्पोर्ट देखो, तुम्हें तो हर प्रकार के खेल उसके अंदर दिखाई देंगे, हर प्रकार के खेल उसके अंदर दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वर्तमान समय में खेल और खिलाड़ियों के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी फिल्म बनी है। मैं जानकारी तुमको दिया हूं कि वर्तमान में खेल और खिलाड़ियों के जीवन पर जो है बहुत सी अंग्रेजी और हिंदी फिल्में बनी है। बहुत सी हिंदी फिल्मों के बारे में हम लोग देखते हैं कि मैंने तुमको बताया, भाग मिल्खा भाग, मेरी कॉम, दंगल, धोनी अनटोल्ड स्टोरी। और ऐतिहासिक पार्श्वभूमि को जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सी ऐतिहासिक फिल्में भी बनी है। बहुत सी ऐतिहासिक, सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, सुनील गावस्कर के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है। ये सब खिलाड़ू है, इनके ऊपर फिल्में हमको दिखाई देती है, तो हमको खेलों के बारे में रुचि पैदा होती है। तुम देख रहे होगे बेटा, चक दे इंडिया, कितनी जबरदस्त फिल्म बनाई गई है, जो किससे, खेल से, मतलब क्रिकेट को छोड़कर क्या है, हॉकी के ऊपर निर्भर है कि हॉकी के ऊपर किस प्रकार से भारत अग्रसर है, हॉकी के ऊपर भी हमको किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। और ये खेलों के इतिहास में हम बच्चों देखेंगे कि ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में भारत ने 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, 8। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनका जन्म दिवस जो है वो भारत के अंदर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन है बच्चों? वो मेजर ध्यानचंद है। वो मेजर ध्यानचंद है जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त का जो दिन है वो खेल दिवस के रूप में बच्चों मनाया जाता है।
और मेजर ध्यानचंद के बारे में एक जानकारी मैं तुमको बता रहा हूं बच्चों कि जिस समय पर दूसरा महायुद्ध चल रहा था उस समय पर हिटलर ने जिस समय पर ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद अपना योगदान दे रहे थे तो उनकी हॉकी स्टिक को देखकर उन्होंने वो हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई थी कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो क्या है कि गेंद को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इतना जबरदस्त वो प्लेयर थे और एडल्फ हिटलर जो दुनिया का महान जो है कुप्रसिद्ध तानाशाह माना जाता है, हुकुमशाह माना जाता है। उन्होंने अपनी टीम में आने के लिए, अपने देश में आने के लिए उसको आमंत्रित किया था और कैप्टन का पद भी उनको देने के लिए किया था। लेकिन ये हमारे देश के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर जिसे कहा जाता है, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और बोला कि मैं अपने देश के लिए ही खेलूंगा। तो बच्चों कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है ये। तो बहुत से ऐसे खेल उसमें आते हैं, देखो आगे देखेंगे। वर्तमान समय में खेल और खिलाड़ियों के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी फिल्म बनी है, जैसे मेरी कॉम, दंगल। मेरी कॉम ओलंपिक भाग लेने वाली, कांस्य पदक प्राप्त करने वाली पहले मुक्केबाज और फोगाट बहने प्रथम महिला कुश्ती पहलवान के रूप में जानी जाती है। जो पहली मेरी कॉम जो है वो ओलंपिक में पहली पहली जो है कांस्य पदक प्राप्त करने वाली महिला मानी जाती है और फोगाट बहने गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इन्होंने भी ओलंपिक पदक हासिल किए। दोनों फिल्में उनके जीवन पर आधारित है। ये दोनों फिल्में मेरी कॉम ये बॉक्सिंग क्षेत्र में और दंगल ये गीता फोगाट और बबीता फोगाट इनके ऊपर निर्भर है और नारी शक्ति का भी ये प्रदर्शन करती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। फिल्मों का निर्माण करते समय फिल्म का कालखंड, उसकी बोली जाने वाली भाषा, परिधान, सामान्य जनजीवन का सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है। अब ये देखो हमको क्या होता है कि हम जो जो खेल के ऊपर आधारित फिल्में जब देखते हैं तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि जब फिल्म बनती है उस समय पर हमारे समाज की सामाजिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, उस समय पर कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सा परिधान, कौन सा पहनावा होता है, जनजीवन कैसा है, इसका सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद ही फिल्म बनाई जाती है। तो आज के मॉडर्न क्षेत्र में हम लोग ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं, खेल के क्षेत्र में फिल्म बना रहे हैं और आज का पहनावा हम यूज नहीं कर सकते। तो ये सब इतिहास से संबंधित चीजें है। तो इतिहास का, इसके कारण हमको इतिहास का बहुत अध्ययन करना जरूरी है। देखो बच्चों आगे देखते हैं। इन पर घटकों का अध्ययन, गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है। इन पर घटकों का गहन अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। हाँ, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए संभव होता है। कोई समाचार पत्र अन्य स्थानों पर खेलकूद विषय पर लिखते समय खेलों के इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है। खेलकूद जो कोई समाचार पत्र, इसमें हम जो लिखते हैं, समाचार पत्र लिखते हैं, तो इसमें खेल का अध्ययन करना भी, खेल के बारे में जानकारी होना भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? फिर देखो आगे देखते हैं हम लोग खेल और व्यवसाय के अवसर कि खेल के क्षेत्र में कौन से व्यवसाय के अवसर उपलब्ध होते हैं। अभी मैं तुमको एक चार्ट प्रकट कर रहा हूं बच्चों, चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं बच्चों, आगे वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है कि खेल और व्यवसाय के अवसर। क्या है? खेल और व्यवसाय के अवसर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे खेल और व्यवसाय के अवसर चार्ट में दिखाई दे रहा है कि खेल से संबंधित, अब विद्यार्थी खेल खेलेगा, खेल के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, तो उसको अपना जीवन चलाने के लिए कुछ तो भी व्यवसाय उपलब्ध होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो खेल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर खेल का इतिहास जानकर कौन से क्षेत्र में वो अपनी प्रगति कर सकता है, इसके बारे में ये टॉपिक है। देखो, खेल और इतिहास को सरासरी दृष्टि से देखने पर ये दोनों भिन्न भिन्न लगते हैं। खेल और इतिहास, इसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या लगते हैं? भिन्न लगते हैं, परंतु उसके बीच घनिष्ठ संबंध है। लेकिन इनके बीच में क्या है? खेल और व्यवसाय के इतिहास में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के विद्यार्थियों को खेलकूद के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध है। जो इतिहास के विद्यार्थी है, इनको खेलकूद के संबंध में बहुत से ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं। बहुत से ऐसे अवसर जो है बच्चों उपलब्ध होते हैं। ओलंपिक अथवा एशियाई खेलों तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के खेल प्रतियोगिता के संबंध में खेल लेखन समीक्षण करने के लिए इतिहास के तज्ञों की आवश्यक सहायता लेनी पड़ती है। जैसा खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, खेल के बारे में लेख लिखने के लिए, ओलंपिक अथवा एशियाई खेल और राष्ट्रीय खेल, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के संबंध में लेखन करने के लिए, समीक्षण करने के लिए इतिहास के तज्ञों की जरूरत महसूस होती है। मतलब वहां पर जो इतिहास तज्ञ हैं,
वही जो है ओलंपिक के बारे में जानकारी देते हैं, एशियाई खेलों के बारे में जानकारी देते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में इतिहास के विद्यार्थियों का क्या है, एक सुनहरा अवसर मिलता है। जो इतिहास के विद्यार्थी है, जो खेल के बारे में जानकर रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में अपना वो जीवन उज्जवल बना सकते हैं, अपना भविष्य वो बना सकते हैं, अपना करियर वो बना सकते हैं। आगे देखो बच्चों, खेल प्रतियोगिताओं के चलते उन खेल प्रतियोगिताओं का समीक्षापूर्ण निवेदन करने अथवा आंखों देखा हाल बताने के लिए तज्ञों की आवश्यकता होती है। हम बच्चों हम देखते हैं कि खेल जब चल रहा होता है, जैसा टीवी में हम लोग खेल खेलते हैं, तो हम देखते हैं, खेल देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, इसका समालोचन करने के लिए, कमेंट्री करने के लिए वहां पर तज्ञों की जरूरत महसूस होती है। तुम बच्चे देखते हैं क्रिकेट की कमेंट्री जब सुनते हैं, कि बड़े-बड़े जो कमेंटेटर हैं, ये पहले बहुत ज्यादा क्या है, खेल खेले हुए हैं, जैसा सुनील गावस्कर हो गया। अभी हम आईपीएल क्रिकेट देख रहे हैं, तो आईपीएल देखने के बाद हमको पता चलता है आईपीएल आने वाला है। आईपीएल जब हम देखेंगे तो हमको पता चलता है कि किस प्रकार से जो खिलाड़ी पहले क्रिकेट खेलते थे, आज वो वहां पर क्या कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। सौरभ गांगुली कमेंट्री कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ कमेंट्री कर रहे हैं, विवेक लक्ष्मण कमेंट्री कर रहे हैं, सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या होता है, समालोचन करने के लिए भी वहां पर करियर बनाने की जरूरत होती है। तो इसके लिए अब कमेंट्री कौन करेगा, जिसके बारे में, जिसको खेल के बारे में अधिक जानकारी है, जो खेल का इतिहास जानता है। ऐसी व्यक्ति जो कमेंट्री करेगा कि कोई भी व्यक्ति आके कमेंट्री करेगा, नहीं। तो इसके लिए उनको करियर बनाने के अवसर भी वहां पर उपलब्ध होते हैं। देखो, इन तज्ञों को दर्शक श्रोताओं के सम्मुख खेल का इतिहास, पिछले आंकड़े, खेलकूद सबके अब तक के कीर्तिमान, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, खेल से संबंधित ऐतिहासिक स्मृति जैसी बातों की जानकारी रखना आवश्यक होता है। अब इसके लिए जो कमेंट्री कर रहा है बच्चों, तो हम देखते हैं कि उस समय पर खेल का आंकड़ा क्या है, वो आंकड़े के बारे में, इससे पीछे का रिकॉर्ड क्या है, वो रिकॉर्ड के बारे में, इस किसके ऊपर कितने क्रिकेट के कीर्तिमान है, कितने रिकॉर्ड है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी प्लेयर जब खेल खेले आता है, जैसा सचिन तेंदुलकर के बारे में, उनका उनका एक रिकॉर्ड है कि सबसे अधिक पूरे टेस्ट और वनडे में 100 सेंचुरी उनकी है। कितनी है बच्चों, 100 सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर है वो, ये रिकॉर्ड है उनके पास। और जब तक ये जो समालोचन कर रहा है, जो कमेंट्री कर रहा है, उसको ये जानकारी नहीं होगी, तो अच्छी तरह से कमेंट्री कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से खेल के रिकॉर्ड, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, खेल से संबंधित स्मृतियां, ये सबके बारे में जानकारी रखना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और यहाँ पर अपना वो आगे का कैरियर क्या है, बना सकता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं दूरदर्शन पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज आदि खेलों का सीधा प्रसारण होता है। दूरदर्शन पर हम लोग बच्चे देखते हैं कि क्या होता है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज आदि खेलों का क्या होता है, सीधा प्रसारण होता है। अलग-अलग चैनलों के कारण इन खेलों से संबंधित जानकारी, आंकड़ों का विवरण रखने वाले को महत्व प्राप्त होता है। अलग-अलग खेलों के संबंधी अलग-अलग चैनलों पर, दूरदर्शन हो गया, दूसरे चैनल हो गया, यहाँ पर खेल का प्रसारण हो रहा है। तो जो-जो आंकड़े रखते हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनको वहाँ पर अपना करियर बनाने के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। फुटबॉल के बारे में जानकारी रखने वाले के लिए एक चैनल में नौकरी मिल जाती है। क्रिकेट से संबंधित जानकारी रखने वाले के व्यक्ति के लिए इस चैनल पे क्या होती है, नौकरी मिल जाती है। कबड्डी से संबंधित जानकारी रखने वाले खिलाड़ी के लिए, वो व्यक्ति के लिए वहां पर चैनलों में उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है। मतलब अपना करियर वहां पर क्या कर सकते हैं बच्चों, वो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखो, खेलकूद से संबंधित चैनलों पर 24 घंटे प्रसारण होता है। खेलकूद से संबंधित चैनलों पर लगातार 24 घंटे क्या होता है, प्रसारण चलता रहता है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर है। इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत से अवसर क्या होते हैं बच्चों, उपलब्ध होते हैं। ये हमारे लिए समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। खेल प्रतियोगिता में पंचों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। खेल प्रतियोगिता में जो पंच है, जो एम्पायर है, हम तुम देखते हैं एम्पायर या एम्पायरशिप करना ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग क्रिकेट के बारे में इसलिए ज्यादा जानकारी है, ज्यादा बात कर रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो हम लगातार देखते रहते हैं। बहुत से लोग क्रिकेट से इतने शौकीन है कि कंटिन्यू टीवी के पास बैठे रहते हैं और मैचेस देखते रहते हैं। अब वहां पर एम्पायर है, ये एम्पायर के लिए क्या होता है, ये पंच के लिए, जो पंच होता है इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशल उसकी एग्जाम होती है, तभी तो जाके वो एम्पायर बनते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जाके एम्पायर नहीं बन सकता है। देखो, खेल प्रतियोगिता में पंचों का महत्वपूर्ण स्थान है। पंच एम्पायर के रूप में योग्यता प्राप्त व्यक्ति के लिए परीक्षा ली जाती है। इसके लिए जो योग्यता प्राप्त व्यक्ति है उसके लिए एग्जाम ली जाती है, परीक्षा ली जाती है। योग्यता प्राप्त पंचों को जिला, राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। जो योग्यता प्राप्त करता है पंच, तो उनको क्या होता है, पहले जिला स्तर पर उनसे एम्पायरशिप कराई जाती है, फिर राज्य स्तर पर एम्पायरशिप कराई जाती है, फिर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का, एम्पायरशिप करने का उसको अवसर प्राप्त होता है। और ये एम्पायर बनने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति एम्पायर नहीं बन सकता, उसके लिए स्पेशल योग्यता होनी चाहिए। एक एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, जब वो क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद धीरे-धीरे वो नेशनल लेवल पर भी क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना एम्पायरशिप वो कर सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास जारी है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भी स्तर पर भी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास जारी है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी की, खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, जो शिष्यवृत्ति है वो भी दी जाती है। और बच्चों, बहुत तुम्हारी जानकारी में बता दूं कि ऐसे जो नौकरी के अवसर होते हैं जहां पर एक खेल में अपना महत्वपूर्ण राज्य लेवल का योगदान देने के लिए वहां पर आरक्षण दिया जाता है। 5% आरक्षण, 10% आरक्षण खिलाड़ियों के लिए, कि जल्दी से जल्दी वो नौकरी कर सके। जैसे कि हम देखें कि अब धोनी के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन धोनी जो है वो क्रिकेट से संबंधित उसका योगदान देखकर पहले उसको क्या किया जाता, राज्य स्तर पर उसको टीसी बनाया गया था, टिकट कलेक्टर, रेलवे में उसको नौकरी दी गई थी। लेकिन आगे बढ़ते चला गया और आज वो क्या हो गया है, भारत की भारतीय टीम का कैप्टन हो गया, नेशनल लेवल का। मतलब ऐसे भी आरक्षण उसमें दिए जाते हैं, छात्रवृत्ति उनको दी जाती है। सरकारी और निजी कार्मिक विभागों में आरक्षित रखे गए। सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में भी इस खिलाड़ियों के लिए बहुत सा आरक्षण वहां पर रखा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? बच्चों समझ में आया आप लोगों को? तो अब जो है ये अपना यहाँ पर पाठ खत्म हुआ बच्चों। तो किसी को भी अगर इसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो वो मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों। अपना माइक अनम्यूट आप लोग कर सकते हैं और प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। पूछो, जिसको भी लगता है। अपना माइक अनम्यूट करो बच्चों और प्रश्न आप पूछ सकते हैं मुझसे। जो भी प्रश्न, हाँ, आलोक आलोक झा, बोलिए बच्चों, बोलिए बेटा। अपना माइक अनम्यूट करो और बोलो। हाँ आलोक बोल, अनम्यूट करो बेटा माइक। हाँ आलोक, बेटा आप सर, अनम्यूट करो अपना माइक और बोलो। हाँ सर ये अट्या पट्या ये कौन सा गेम है? बेटा, ये जो आटा पाटा जो एक दूसरे के ऊपर कूदी मारकर पेड़ पर चढ़ते हैं ना, पेड़ पर चढ़ते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ये आटा पाटा का खेल कहा जाता है उसे। ठीक है। और और कोई पूछो बच्चों। अपना माइक अनम्यूट करो बच्चों और मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। 5 मिनट का आपके पास समय है, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जिसको ये प्रश्न पूछना है वो पूछ सकता है बेटा। जिसको प्रश्न पूछना है वो पूछ सकता है बेटा। पूछो, जिसको पूछना है प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर लेक्चर को अपना खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों। दिनेश सर, दिनेश सर,